हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्लास 11 के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी तक जैक बोर्ड द्वारा 2026 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा उसका कोई भी मॉडल पेपर नहीं दिया गया है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है उसको एक एक दिन करके सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था जैक बोर्ड द्वारा क्लास 11 का जो लिया गया था उसी का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ हाउ मैनी साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर गिवन इन एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे है कितनी वैज्ञानिक आधारभूत राशियों की एसआई इकाइयाँ हैं। तो जैसा कि हम लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, मतलब पहला चैप्टर में, कि भौतिक राशियाँ मतलब कितनी होती है? 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। और 7 कौन कौन से है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है? मास। ठीक है, मास का एसआई यूनिट क्या होता है? ग्राम। ठीक, या केजी। दूसरा नंबर में क्या है? लेंथ। लेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, तीसरा नंबर में है टाइम। टाइम का क्या होता है? एसआई मात्रक सेकेंड। और चौथा नंबर में है टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। ठीक है, पांचवा नंबर में है हम लोगों के पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, पदार्थ की मात्रा। इसका एसआई मात्रक होता है मोल। और छठा नंबर में हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। और सातवां नंबर में है हम लोगों के पास लुमिनस इंटेंसिटी। इसका एसआई मात्रक होता है कैंडला, सीडी। ठीक है, तो ये 7 जो है फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? द अमाउंट ऑफ CO2 डेट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर इज। मतलब हम लोगों को 1 मोल कार्बन के वायु में दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा कितनी होगी वो बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जला रहे हैं, तो बन जाएगा क्या? CO2। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 1 मोल, तो यहाँ पे वैन लिखेंगे। व्हेन 1 मोल कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस 1 मोल CO2। ठीक है, मतलब 1 मोल कार्बन हम लोग 1 मोल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसी तरह अगर इसको हम लोग ग्राम या फिर एटॉमिक वेट के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 कार्बन का तो 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ, ठीक है, कितना हो जाएगा? O2 का 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इन दोनों का एटॉमिक मास ऐड करेंगे तो यहाँ 32 और 12 44, तो हो जाएगा 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो 44 ग्राम यहाँ पे कितना है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ ए सॉल्यूशन कंटेंस 8 मोल ऑफ सॉल्यूट एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट इज 4 kg, वाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोगों को मोलैलिटी निकालना है, मतलब मोललता। तो गिवन मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 4, ये
8 मोल, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 4 kg। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फार्मूला होता है मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बटे मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, मोल। तो यहाँ पे मोल का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ है 8 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोलैलिटी इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर मोललता इज इक्वल टू 8 मोल इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब घोलक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 4 kg, ठीक है। तो 1/4 kg, 4 से इसको 8 को काटेंगे तो 2 बार में हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 मोल पर kg, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 मोल पर kg कितना, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ग्लूकोज इज। यहाँ पे हम लोगों से ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला पूछो, यहाँ पे ग्लूकोज का हम लोगों को निकालना है, तो ग्लूकोज का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, ये हो गया। अब इसमें से हम लोगों को सबसे मतलब स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 6, तो सबको 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 6 तो 6 से 6 डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ भी करेंगे तो 1, तो हो गया C बराबर 1। तो इसको 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो 1H कितना है 2, ठीक है, और ऑक्सीजन का भी 1 है तो O लिखेंगे तो हो जाएगा ये CH2O। तो यहाँ पे देखिए CH2O ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या हुआ CH2O, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, तो ब्रोमीन का, ठीक है। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 35 और उसका एटॉमिक मास होता है 80। तो इसमें से हम लोगों को न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब निकालना है। तो जितना कोई भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है तो उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही उसमें प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 35 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोगों को मास नंबर मतलब पर एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 80 - 35, ठीक है, तो आ जाएगा 45। तो न्यूट्रॉन कितना हुआ 45 और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 35, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट विच सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो कोई भी जब एक इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो किस श्रेणी की स्पेक्ट्रल लाइन उत्पन्न करता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाइयर एनर्जी में जाता है तो उसको क्या एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी देने के बाद वो हाइयर एनर्जी लेवल में चले जाता है, लेकिन वहाँ पे वो जाके अनस्टेबल हो जाता है। तो स्टेबल होने के लिए फिर से वो एनर्जी को इमिट करता है, और एनर्जी इमिट करने के बाद वापस से ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। तो एनर्जी क्या बोलते हैं लेके वो कहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जा रहा था, तो वहाँ अनस्टेबल होने की वजह से फिर से आएगा ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो एनर्जी को इमिट करता है। तो जैसे अब कोई भी यहाँ पे देखिए n बराबर क्या, जैसे कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होते हैं n बराबर 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कोई भी यहाँ से जैसे देखिए ये हो गया n बराबर 3 मतलब तीसरी कक्षा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है दूसरी कक्षा n बराबर 2 में। तो जब भी यहाँ से मतलब 3 से 2 में आएगा तो इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर यहीं पे अगर दिया हुआ रहता कि यहाँ 7 से अगर 2 में आ रहा तो वो भी होता बाल्मर सीरीज।
और अगर ये बोलता 4 से अगर 3 में आ रहा तो हो जाता पास्ट सीरीज, या फिर अगर बोलता कि 5 या फिर 6 या 7 किसी से भी अगर 4 में आ रहा तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को तरंगदैर्घ्य या फिर वेवलेंथ निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्या होता है, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ का फार्मूला क्या होगा वो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लेमडा इज इक्वल टू होता है h/mv। ठीक है, तो लेमडा को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, और h मतलब हो गया प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, और m का मतलब मास और v का मतलब वेलोसिटी। ये हो गया इसका फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू लेमडा का निकालना है। तो h का वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट का होता है 6.26, मतलब 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये होता है इसका वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है हम लोगों को 0.1 kg, मास 0.1 kg। ठीक है, और वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए मास हम लोगों को केजी में दिया हुआ, और यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट मतलब एच का वैल्यू है जूल पर सेकेंड में, तो इसको भी केजी में बदलना होगा। तो केजी में बदलने के लिए हम लोगों को मतलब बदलेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे अब पुट करते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू इसका वैल्यू अब केजी में पुट करेंगे तो हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पे प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब वैल्यू। और यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, मास कितना दिया हुआ है 0.1 kg इंटू वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से केजी कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये 0.1 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा लेमडा का 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। में दिया हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4D ऑर्बिटल। तो 4D ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो हम लोगों को बताना है। तो 4D इलेक्ट्रॉन में कितना, मतलब डी ऑर्बिटल में कितना, 5 ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, या फिर इसको मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का एक फार्मूला भी होता है, वो होता है कितना 4n+2। ठीक है, सॉरी 4l+2। तो s के लिए l का वैल्यू क्या होता है 0, और p के लिए l का वैल्यू होता है 1, और d के लिए l का वैल्यू होता है 2। तो यहाँ पे 2 अगर पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना 4 इंटू 2 + 2, तो इज इक्वल टू 4 दूनी 8 और 2 10। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द सबसेल दैट हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूनतम
ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करता है। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग जानते हैं कि अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पहले लोवेस्ट एनर्जी मतलब निम्न ऊर्जा वाले में भरता है, उसके बाद हाइयर एनर्जी मतलब उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है टू विच ब्लॉक इज एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d10, मतलब एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 4s1 3d10 है तो किस ब्लॉक से संबंधित है, ये हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पीछे क्या देखें कि सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जाता है। तो इसमें देखेंगे तो पहले एस भरेगा, उसके बाद डी में आएगा, ठीक है। तो डी में जा रहा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में, तो कौन सा ब्लॉक का हो जाएगा, डी ब्लॉक का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है हाउ मैनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने ग्रुप हैं वो पूछ रहा है हम लोगों से। तो ये तो सब कोई जानते ही होंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, 18, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है O2 पे माइनस चार्ज, ठीक है, F पे माइनस चार्ज, Na पर प्लस चार्ज और Mg पर +2 चार्ज है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो O2 पे मतलब सब में जितना न्यूट्रल एलिमेंट होता है सब पे मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आने की वजह से देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पहले से था और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है तो ऐड हो जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी तरह फ्लोरीन में पहले से कितना था, 9 इलेक्ट्रॉन, और माइनस चार्ज होने के कारण 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। और सोडियम पे प्लस चार्ज है मतलब इसके पास पहले से 11 इलेक्ट्रॉन था तो 1 इलेक्ट्रॉन यह लूज करके इसके पास भी कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह मैग्नीशियम 2+ पे भी मतलब 2 चार्ज अगर प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन का इस ये लॉस किया है तो इस पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले था कितना 12, अब हो गया कितना 10। तो सब में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को दिया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो निम्नलिखित में से किस मतलब विन्यास का आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो अधिक होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी होता है जैसे किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो होता है उससे आउटर मोस्ट जो सेल होता है उससे किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा हम लोग देते हैं उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो जितना जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फुल्ली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो किस में होगा, NH2 NP6, क्योंकि ये एक क्या है, नोबेल गैस है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को एनर्जी देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ BCl2, ठीक है। तो BCl2 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो हम लोगों को बताना है। तो BCl2 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो ये होता है B और इधर Cl और इधर भी Cl, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट मतलब कैसे होता है, ये है मतलब बेरिलियम और क्लोरीन में सबसे मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्लोराइड। तो इधर से डाइपोल मोमेंट इधर ये खींच रहा है ये क्लोराइड, उसी तरह इधर से ये मतलब डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है तो दोनों तरफ डाइपोल मोमेंट लगने की वजह से दोनों कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा इस पर 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन मॉलिक्यूल बेंजीन, तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन कितना है वो हम लोगों को बताना है। तो ये बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6, या फिर अगर इसका रिंग बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी कितना है, एक हाइड्रोजन सब जगह, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 1
1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 12 और 3 पाए, तो 12 सिग्मा और 3 पाए ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इन ए लीनियर मॉलिक्यूल। तो लीनियर मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, सीधा। तो जैसे यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे ना BeCl2, ये इस तरह होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लीनियर मॉलिक्यूल हो गया, तो इसके बीच का बोल रहा है कि बॉन्ड कितना होता है, तो ये जो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5, ठीक है। फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को बताना है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो बनेगा P, ठीक है। फास्फोरस हो गया, ऐसे सब जगह देना है Cl 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 Cl, ठीक है। तो नंबर इसका आउटर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसमें 5, तो पांचों बॉन्ड से बना हुआ है। तो हो गया 1 2 3 4 5, 5 मतलब sp3d, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल NH3। तो NH3 का अगर हम लोग शेप देखें तो क्या, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन हो गया, इधर भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 3 तो बॉन्ड बन गया, बचा एक यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। तो 4 हो गया, तो ये हो गया sp3, ठीक है। sp3 का मतलब हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो जाएगा लोन पेयर होने के वजह से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है फॉर द प्रोसेस ऑफ occur अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। एक प्रक्रम के समतापी परिस्थिति में होने के लिए सही स्थिति क्या होता है, ठीक है। तो आइसोथर्मल होने के लिए हम लोगों को मतलब जैसे थर्मोडाइनमिक्स में पढ़े ही होंगे आप लोग पहले कि डेल्टा टी का जो वैल्यू वो मतलब 0 होता है या फिर वो कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों से पूछा है द इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स यार, मतलब सभी तत्वों की इंथैल्पी उनकी परमाणु अवस्था में होती है, परमाणु अवस्था में होती है, ठीक है। तो वो होता है क्या इंथैल्पी में, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल एलिमेंटल स्टेट में जैसे Cl2 है, ठीक है। तो Cl और Cl आपस में जुड़ के बनाया, तो इसका मतलब हो जाएगा इंथैल्पी कितना 0। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। दिया 298 केल्विन पर मीथेन ग्रेफाइट और हाइड्रोजन की दहन इंथैल्पी किलो जूल पर मोल में क्रमशः 800 -890.3 -393.5 और -285.8 है। तो मीथेन के निर्माण की इंथैल्पी क्या होगी वो हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मतलब मीथेन, ठीक है, कंबसन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का कंबसन करेंगे तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है CH4 प्लस, कंबसन करने के लिए हम लोगों को O2 से करना होगा, तो हो जाएगा क्या CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे कार्बन कितना है 1, यहाँ भी कार्बन 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 और एक यहाँ 3 हो गया और हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। तो इसको यहाँ पे 2 करेंगे तो 4 हो गया, ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4, यहाँ भी 2 से ये बैलेंस हो गया। अब चलिए इसका वैल्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ है -890.3, ठीक है। तो इसको इंथैल्पी को लिखेंगे डेल्टा H1 इज इक्वल टू -890.3, ठीक है। अब दूसरा नंबर में ग्रेफाइट का कंबसन है, तो ग्रेफाइट का कंबसन, ग्रेफाइट का होता है कार्बन ही, ठीक, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया CO2। तो इसका डेल्टा H2 अगर हम मानते हैं इंथैल्पी,
तो इसका वैल्यू दिया हुआ कितना -393.5। ठीक है, ये तो बैलेंस ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए तीसरा नंबर में दिया है हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन। ठीक है, तो H2 प्लस O2, इसका अगर हम लोग मतलब कंबसन करते हैं तो हो जाएगा H2O। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो, यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये H2O। ठीक है, अब इसका वैल्यू के लिए हम लोग इसको लिखते हैं डेल्टा H3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है -285.8, -285.8। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को और जो निकालना है वो क्या है CH4 का, मतलब CH मतलब कार्बन प्लस 2H2, इसको हम लोगों को निकालना है CH4 का, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो निकालना है तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट साइड में हम लोगों का मीथेन है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में मीथेन है। तो इसको पलटने के लिए मतलब इसको प्रोडक्ट साइड लाने के लिए इक्वेशन को पलटना होगा, तो इक्वेशन को पलटेंगे और यहाँ पे देखिए हम लोगों को कितना 2H2 चाहिए, जबकि यहाँ H2 का कितना मॉलिक्यूल है, एक ही है। तो इस पूरे इक्वेशन को हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए ये दोनों एक ही साथ हम लोग करते हैं, इसको पूरे को इंटू 2 करते हैं और इसको पलटते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पलटने के बाद लिखेंगे CO2, जैसे यहाँ पे पहले इसको इधर लिखना तो लिखेंगे CO2 प्लस 2H2O प्लस। ठीक है, अब सारा का ऐड करके जितना भी मतलब पलटने के बाद रिएक्टेंट साइड का जितना सब लिखेंगे प्लस C। ठीक है, प्लस O2 प्लस में यहाँ पे देखिए कितना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2। ठीक है, अब प्लस उसके बाद देखिए 2H2 के बाद 2 से 2 कट जाएगा O2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस O2, उसके बाद फिर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में C प्लस 2H2, C प्लस 2H2, तो यहाँ पे लिखा ही है, इतना ही लिखना है। उसके बाद एरो के इधर मतलब प्रोडक्ट के साइड का हम लोगों को इक्वेशन लिखना है, तो प्रोडक्ट के साइड में CH4 हो जाएगा पलटने के बाद। ठीक है, CH4 प्लस 2O2 प्लस उसके बाद यहाँ पे क्या है CO2, तो यहाँ पे हो जाएगा CO2 प्लस उसके बाद यहाँ पे क्या है 2H2O, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो 2H2O। ठीक है, इतना करेंगे तो यहाँ से सबको अब काटना है जो मतलब दोनों साइड मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे 2H2O है, यहाँ पे 2H2O, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। CO2 है, CO2 है, ये भी दोनों कैंसिल हो गया, O2 है। ठीक है, और यहाँ भी 2O2 है, तो एक O2 यहाँ, एक O2 यहाँ, 2O2 कैंसिल हो गया, तो बचा कार्बन प्लस 2H2 इक्वल टू CH4। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोगों के पास कितना पलटने के बाद ही माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका वैल्यू 89 मतलब 890.3 माइनस इसका वैल्यू कितना दिया हुआ Lp2 का वैल्यू -393.5, -393.5। उसके बाद इसको माइनस में करेंगे तो 2 गुना करना, तो -285.8, 2 इंटू 285.8, इस सबको अगर करेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, मतलब माइनस या फिर करने के बाद ये पे माइनस माइनस में होके हो जाएगा -74.8 kg मोल मतलब इनवर्स। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, 22 में दिया हुआ है इफ डेल्टा जी लेस देन 0 देन द प्रोसेस इज। तो अगर डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी इसको बोलते हैं, ये अगर 0 से कम हो तो ये रिएक्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और करेक्ट इसका।
और अगर डेल्टा जी 0 से बड़ा हो तो वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी का वैल्यू मतलब 0 के बराबर हो तो वो हो जाता है इन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोगों को दिया हुआ है फॉर ये रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया ए प्लस बी जो कि इक्विलिब्रियम में है सी प्लस डी के लिए साम्य स्थिरांक के सी बराबर होगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग के सी बोलते हैं। तो के सी बराबर क्या होता है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या है सी और डी, तो ऑप्शन में देखिए सी, ये सी डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है द कंजुगेट एसिड ऑफ NH3। तो कंजुगेट एसिड पूछ रहा है, तो एक H+ इसमें और हम लोगों को ऐड करना है। तो NH3 में एक करेंगे तो क्या हो जाएगा NH4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोगों को क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ H2 वन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन टू H2 गैस प्लस CO गैस है। ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम में है तो CH3OH मतलब मिथेनॉल गैस बनाता है। तो इसमें हम लोगों को हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ने का क्या प्रभाव होगा, मतलब साम्य अवस्था पर, तो वो बताना है। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग ली चटेरियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो किसी भी मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इसका इफेक्ट हम लोगों को मतलब इक्विलिब्रियम इफेक्ट इसका कहाँ पे होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और उसी प्रकार अगर हम लोग किसी भी मतलब प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो इसका ये इक्विलिब्रियम का इफेक्ट मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में शो करता है। तो यहाँ पे H2 किधर है, मतलब ये रिएक्टेंट साइड में, तो इसका प्रभाव किधर प्रोडक्ट मतलब फॉरवर्ड साइड में पड़ेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिएक्शन विल प्रोसीड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये तो रिएक्टेंट के साइड, ये तो गलत है। नो इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये तो भी गलत है। रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ द वैल्यू ऑफ pH ऑफ 0.1 m NaOH सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मतलब 0.1 NaOH। ठीक है, इसका हम लोगों को pH का मान कितना होता है वो बताना है। तो pH का फार्मूला क्या होता है, pH का फार्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, H+, ये होता है इसका फार्मूला। तो H+ के जगह एक क्या है बेस है तो OH- हम लोग लेंगे, तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग, ठीक है, OH, यहाँ पे OH-, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोगों को क्या दिया हुआ 0.1, तो माइनस लॉग 0.1 m ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर लिखेंगे तो हम लोग कितना लिख सकते हैं 10⁻⁻1, तो माइनस लॉग 10⁻⁻1 ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, तो log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 को अगर -1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आया 1, और किसी भी बेस, ये एक NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका वैल्यू मतलब 7 से अधिक, मतलब 14 में से हम लोगों को एक माइनस करना है क्योंकि इसका वैल्यू 1 निकला। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 14 - 1 इक्वल टू 13, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4 में। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको x मानेंगे, तो x हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 का होता है +1, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ, तो +1 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा +2 प्लस x, ऑक्सीजन का 1 का होता है -2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा -8। तो प्लस और माइनस मतलब
8 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है इन द रिएक्शन CuO जो कि सॉलिड है प्लस H2 जो कि गैस है, ये रिएक्शन होके बनाता है Cu सॉलिड प्लस H2O गैस। तो इसमें पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या हुआ, जो कि अपने आप को मतलब जो रिड्यूस करेगा वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन जिसमें होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखिए कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ जाके 0 मतलब +2 से 0, तो ये क्या किया खुद को मतलब रिड्यूस किया है, ठीक है। तो रिड्यूस को ही बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द गिवन हाफ रिएक्शन, मतलब अर्ध सेल मतलब अर्ध रिएक्शन ये दिया हुआ है, दिए गए अर्ध अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोगों को बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। तो इधर अगर देखें MnO4 पे माइनस चार्ज एक्वस में +8H, ठीक है, और इधर Mn2+ एक्वस -4H2O लिक्विड है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे तो Mn का कितना होगा माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन तो 4 है, तो कितना हो जाएगा इसका x -8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पे Mn का +7 ऑक्सीडेशन नंबर है और इधर यहाँ पे +2 है, तो 7 में से +2 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का ये क्या क्या कर रहा है स्थानांतरण, मतलब इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है 3 mg जो कि सॉलिड में है स्टेट में है मतलब अवस्था में, और प्लस दिया हुआ है N2 जो कि क्या है गैसियस अवस्था में। तो दोनों मिल के अगर हीट करता है तो Mg3N2 बनाता है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। तो जब भी कोई मेटल आपस में रिएक्शन करता है तो वो होता है मतलब दोनों क्या हो रहा है कंबाइंड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछ रहा है व्हाट इज द यूपेक नेम ऑफ CH3 CH2CO CH2 CH3, ठीक है। तो ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है कीटोन है, ठीक है, कीटोन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टोटल कार्बन कितना है 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या होता है पेंटेन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और तीसरा नंबर पे है कीटोन तो 3, और इसका क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स ऑन, तो हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है वो हम लोगों को बताना। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ये NH3 जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ CH3 वो CH3, मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है वो बताना हम लोगों को। तो जिसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या हो सेम तथा मतलब फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या हो अलग अलग, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स। तो यहाँ पे देखिए इनको अगर हम लोग सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा C2H 3 और 3 6, तो H6O ये हो गया इसका मॉलिकुलर फार्मूला। तो यहाँ से मैच करना है एक यहाँ पे C एक यहाँ पे C, तो यहाँ भी हो गया C2H 3 और 2 5 और एक 6, तो यहाँ पे H6 और एक O। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ईथर का फंक्शनल आइसो मतलब फंक्शनल आइसोमर जो होगा एल्कोहल होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, डिस्टिलेशन जो है
वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है CH3 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 और यहाँ पे देखिए फ्री रेडिकल है, तो ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में ओजनोलेसिस ऑफ प्रोपीन गिव्स, तो ओजनोलेसिस करने के लिए हम लोगों को क्या प्रोपीन का होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको प्लस में करना है O3, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, इसको अगर बनाएंगे तो CH3 फिर C और यहाँ पे लिखना है H, उसके बाद यहाँ पे लिखना है CH2 और ओजनोलेसिस का एक O यहाँ, ठीक है, एक O यहाँ, एक O यहाँ और एक O यहाँ। इसके ऊपर Zn प्लस H2O भी डालना है, ठीक है। तो डालेंगे तो ये इस तरह से मतलब होगा, तो इधर हो गया CH3, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस इधर का हो गया H2, तो H2 को हम लोग HC डबल बॉन्ड O और इधर H लिख सकते हैं। तो ये हो गया दोनों साइड एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। इसका यूपेक नाम हो गया इथेनल, इथेनल और इधर का हो गया मिथेनल, मिथेनल, ठीक है। तो ये हो जाएगा इथेनॉल और मिथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर हम लोग प्रोपीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो इथेनॉल और मिथेनॉल बनता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है क्या है, प्रोपीन ही है यहाँ पे प्लस HBr दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस यहाँ पे डेल्टा प्लस, ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पे जाएगा, जिसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ब्रोमीन यहाँ से जाके जुड़ेगा, तो हो जाएगा इसका यूपेक नेम 2 ब्रोमो प्रोपीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में, द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एमोंग द फॉलोइंग इज, तो इसमें से कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वो हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर NH2, जो कि क्या है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है द रिएक्शन यूज फॉर ऑब्टेन ऑफ हायर एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, वह विक्रिया जिसमें अल्काइल हैलाइड से उच्चतर अल्केन प्राप्त होते हैं वह है। तो किसी भी अल्काइल हैलाइड जैसे हम लोग लिए CH3Cl, इस पे क्या डालेंगे तो यहाँ पे मतलब इससे हाइयर अल्केन बनेगा, तो यहाँ पे जैसे C2H6 बने, ठीक है। तो ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग डालते हैं Na प्लस Na, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर ये अगर डालते हैं तो बनता है इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2NaCl बाहर हो जाएगा और CH3 जुड़ के बनाएगा C2H6। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्ज रिएक्शन इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 में, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा निकाय एरोमेटिक है, मतलब कौन सा एरोमेटिक है वो हम लोगों को बताना। तो एरोमेटिक होने के लिए किसी भी मतलब कंपाउंड को, ठीक है, एक मतलब साइक्लिक रिंग होना चाहिए और वो प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, और उसमें रेजोनेंस होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन ये 4 होना चाहिए तभी वो एरोमेटिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बेंजीन, ठीक है, ये एरोमेटिक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।